नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरिया सब्सिडी का किया उल्लेख। कहा, सरकार ने यूरिया सब्सिडी के रूप में 10 लाख करोड़ रुपए की आवंटित। 3,000 रुपए प्रति बोरी वाली यूरिया किसानों को मिल रही है 300 रुपए में। विश्वकर्मा योजना का विश्वकर्मा जयंती पर किया जाएगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से किया ऐलान। योजना के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए का किया गया है प्रारंभिक आवंटन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान उत्पादक संगठनों और पीएम किसान लाभार्थियों से की मुलाकात। किसान हित में लिए गए मोदी सरकार के फैसलों को गिनाया। कहा, केंद्र प्रेरित योजनाओं का लाभ उठाकर देश का किसान बना सशक्त। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी। शिमला के समर हिल क्षेत्र के शिव बावड़ी सहित कई जगहों पर हुआ भूस्खलन। राज्य में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद। और अब समाचार विस्तार से। लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए यूरिया सब्सिडी के रूप में 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा, वैश्विक स्तर पर 3,000 रुपए प्रति बोरी कीमत वाली यूरिया किसानों को 300 रुपए प्रति बोरी की सस्ती कीमत पर दी जा रही है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले। जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 रुपए बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले। और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों के यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा योजना की घोषणा की प्रशंसा की। नई दिल्ली में उनके निवास स्थान पर 77वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने आए देश भर से 49 खादी कारीगरों व 57 कारीगरों और उनके जीवन साथियों की मेजबानी करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना उन विश्वकर्माओं का समर्थन करेगी जो अपने हाथों से औजारों का उपयोग करके काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का शुभारंभ विश्वकर्मा जयंती पर किया जाएगा। इस योजना के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नारायण राणे ने कहा कि ये विश्वास व्यक्त किया कि भारत सरकार के सहयोग से ये कारीगर अपना उद्यम स्थापित कर पाएंगे और अपना उत्पादन तथा अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होंगे। ये कारीगर उन 1800 विशेष अतिथियों में से हैं जिन्हें भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले में राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान किया। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। और विश्वकर्मा योजना को लेकर देश के छोटे कारोबारियों में काफी खुशी है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार में काफी बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री जो घोषणा किया विश्वकर्मा योजना के लिए, हम लोग का जो छोटा छोटा दुकानदार है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसमें कुछ अगर फंड देगा, यहाँ पे हम लोग का बिजनेस में तरक्की आएगा। ये हमारे कारीगर समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। हम कारीगर लोग अपने काम से फुर्सत नहीं होता और ऐसा एक अनूठा पहल जो प्रधानमंत्री जी ने किया है विश्वकर्मा योजना के तहत,
वो यहाँ आने के बाद हमें पता चला। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। पहले तो हम लोग समझ नहीं पाए, फिर बाद में समझ में आया जब लाल किला में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से बताया। तो इससे हम जो कारीगर समाज के लोग हैं उसको बहुत सहायता मिलेगी। हम गरीब कारीगर लोग जितने भी हैं उनको, बहुत लोगों को औजार की सुविधा नहीं होती, बहुत लोगों को बाज़ार की सुविधा नहीं होती। और इस योजना के तहत जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया, मुझे लगता है सभी तरह से औजार से लेके मार्केटिंग तक की वो सभी कारीगर को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा इस सब चीज़ों से। एक तो हमको मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि जो हम लोग काम करते थे वो हमारा लोकल साप्ताहिक हाट बाज़ार लगता है, जो हम लोग ज़मीन पे बिछा के हम लोग काम करते हैं वहाँ। और अब हमको यहाँ मार्केट दिया जाएगा, एग्जीबिशनों में बुलाया जाएगा, तो हमारी कला का अच्छा से हो सकता है। तो एमएसएमई द्वारा भी हम लोग को सहायता मिलेगा ज़रूर। अब प्रधानमंत्री बोले हैं वो तो ज़रूर करेंगे और ज़रूर हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। कारोबारियों और कारीगरों ने कहा कि विश्वकर्मा योजना से आमदनी में भी वृद्धि होगी। I am very much thankful for my central government for announcing Vishwakarma new scheme Vishwakarma Yojana, because our Vishwakarma community is now not in on middle class only age. Now they are improving our artisans and then business by using this scheme. Is very much useful to our life, improving our status. इस स्कीम से हमारे और भी विश्वकर्मा भाइयों को फ़ायदा पहुंचेगा। दंतेवाड़ा में और भी हस्तशिल्प कार हैं, मिट्टी के भी कार्य करते हैं और लकड़ी में भी उनका कार्य बहुत शोभनीय है। विश्वकर्मा योजना में जो स्कीम देने के लिए बोला था, इससे हम लोगों को जो आर्टिजन लोगों को तो थोड़ा सा डेवलप करने के लिए और आगे शिक्षा देने के लिए, आगे ले जाने के लिए अगर तो कुछ स्कीम बनाता है, अगर उसको लोन सेंक्शन करता है तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो मेरे अंडर में 5 लोग काम करता है, तो मैं सोचा मोदी जी थोड़ा हेल्प करेगा तो हम लोग और 10 लोग लगाऊंगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। इसके बाद हम लोगों का आमदनी बढ़ेगा और बच्चे को भी अच्छे पढ़ा सकता हूँ। उम्मीद है वो हमारा अच्छा होगा, थोड़ा और भी बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। हमें बहुत उम्मीद करते हैं सर, हमारा लद्दाख का जो कल्चर को आगे बढ़ाएं, देश विदेश में भी हमारा नाम हो, इसलिए जो है हमें बहुत उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमें लकड़ी का जे मिला है और उस हिसाब से माध्यम से देखा जाए तो हमें इसको बहुत आगे बढ़ेगा सोचकर उम्मीद रखा है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि किसान हित मोदी सरकार की प्राथमिकता है। हम लगातार किसान हित में काम कर रहे हैं और इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। तोमर मंगलवार को अपने दिल्ली स्थित आवास पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए और सैकड़ों किसानों को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल देश भर के सैकड़ों किसानों का नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने दिल्ली आवास पर स्वागत किया। इनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया गया। अपने संबोधन में तोमर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसानों सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करना प्रधानमंत्री मोदी के व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है। कृषि क्षेत्र हमारे देश में महत्वपूर्ण है, जिसमें निरंतर प्रगति हो रही है। उत्पादन बेतहाशा बढ़ा है और भारत अग्रणी है। उसमें किसानों, वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है। इनके कड़े परिश्रम से हमारा देश आज दुनिया को आपूर्ति करने वाला बन गया है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है। किसान के पसीने की बूंद जब खेत में गिरती है तभी 140 करोड़ लोगों के पेट की आग बुझती है। और आज तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे किसानों ने इतना परिश्रम किया, इतना नवाचार किया, उसके परिणाम स्वरूप हमारा उत्पादन बेतहाशा है।
खाद्यान्न उत्पादन में भी हम बहुत आगे हैं। बागवानी के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में। ये एक समय था जब भारत खाने पीने की चीज़ों को मांगने वाला देश हुआ करता था। आज भारत दुनिया को खिलाने वाला देश बन गया है। इसके लिए निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के लिए प्रधानमंत्री सदैव चिंतित रहते हैं, इसलिए कृषि बजट लगभग 5 गुना बढ़ाया गया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वाकांक्षी योजना मोदी ने प्रारंभ की, जिसमें अभी तक 2.60 लाख करोड़ रुपए करोड़ों किसानों के खातों में जमा कराए जा चुके हैं। ये राशि बिना बिचौलियों के सीधे किसानों को मिलती है। प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं और लगातार इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि सरकारी खजाने का पैसा कैसे किसानों तक पहुंचे। और इस दृष्टि से आप सबको मालूम है 13-14 में कृषि विभाग का बजट 23,000 करोड़ रुपया होता था। आज प्रधानमंत्री जी ने 5 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपया किया है और इसका फायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है। देश में किसानों ने कभी मांग नहीं की थी कि उनकी आय में सीधी सहायता दी जानी चाहिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कही तो उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और हर किसान को आज 6,000 रुपया 3 किस्तों में सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचा है। और मुझे बताते हुए गौरव है कि अभी तक लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा कराए जा चुके हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुरक्षा कवच के रूप में है, जिसमें अभी तक किसानों द्वारा 29,000 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा कराई गई, जबकि नुकसान वाले किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपए क्लेम भी दिया जा चुका है। देश के सभी किसानों को इस योजना से जोड़ने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। हमेशा किसानों की बात प्रधानमंत्री जी की जबान पर रहती है। फिर पीएम किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, कृषि उत्पाद संगठन हो, केसीसी के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा का मामला हो, ऐसी अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी हैं। उनका फायदा आज किसान को भी मिल रहा है और किसानी को भी मिल रहा है। मैं समझता हूं कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र और मजबूत हो, इस दृष्टि से भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही शिद्दत के साथ प्रयत्न कर रही है। देश में कृषि सांख्यिकी के क्षेत्र में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान एक अग्रणी संस्थान के रूप में विख्यात है, जो कृषि सांख्यिकी, संगणक, अनुप्रयोग एवं जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने, शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहा है। संस्थान के गौरवशाली इतिहास व वर्तमान में कृषि सांख्यिकी में हो रहे नवाचारों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान का कृषि क्षेत्र में शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण और अन्य तरह के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या इस संस्थान का इतिहास और भविष्य में इसकी कार्यनीति, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं। सर, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कब बना था और इसका इतिहास क्या है? भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान 1930 में एक सांख्यिकी अनुभाग के रूप में उस समय के इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में शुरू हुआ था। 1945 में स्टैटिस्टिकल ब्रांच, 1949 में स्टैटिस्टिकल विंग होते हुए 2 जुलाई 1959 को इसको संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ और इसको उस समय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टैटिस्टिक्स कहा जाता था। और प्रेजेंट नाम जो हमारा भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये 1 जनवरी 1978 को मिला। हम इस संस्थान में सांख्यिकीय विज्ञान के विषय में
शोध, अध्यापन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। इस संस्थान को बनाने में कौन कौन से वैज्ञानिकों का और जो उस समय के जो शोधार्थी थे, स्टैटिकल वैज्ञानिक थे, उनका योगदान है? दो महानुभाव प्रोफेसर पीवी सुखात्मे और प्रोफेसर वीजी पानसे का इस संस्थान को की नींव बनाने में और सारे आगे के कार्यक्रम विकसित करते हुए और उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने में काफी योगदान रहा है। किसानों के लिए यहाँ कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम और नवाचार से संबंधित अनुप्रयोग आप कर रहे हैं? देखिए, पहला तो ये है कि किसान हमारा इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है। जो हम सांख्यिकी विधियां देते हैं उनसे जितनी कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित होती हैं उनके पीछे सांख्यिकीय वैध निष्कर्ष निकालने में सांख्यिकीय विधियों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, जो हम विधियां देते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जिनसे आंकड़े एकत्रित होते हैं उनसे नियोजन करने में, प्लानिंग करने में सहायता मिलती है। ये तो इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया। फार्मर के लिए डायरेक्ट बेनिफिट के लिए अभी हमने जो डिजिटल हमारे माध्यम है उसके माध्यम से हम फार्मर तक, किसान तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे हम प्रशिक्षण कार्यक्रम अटारी और कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से डिजिटल सर्विसेज जो हैं उन पर किसानों के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक केवीके पोर्टल और केवीके मोबाइल ऐप है। केवीके पोर्टल और केवीके मोबाइल ऐप के थ्रू जितने कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्रों में होते हैं उनकी जानकारी किसानों तक पहुंच जाती है और किसान उसका लाभ उठाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, हमने जो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मैटी के साथ मिलकर 16 जुलाई 2021 को एक नया पोर्टल चालू किया है जो कि किसान सारथी है। किसान सारथी में अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसान सारथी शुरू करने का वो है किसानों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना। हमने आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एक डिसीज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर क्रॉप्स एक मोबाइल ऐप बनाई है, जिसमें चाहे हमारा एक्सटेंशन वर्कर हो चाहे किसान हो, अगर वो खेत में एक पौधे की फोटो लेके उस पर अपलोड करेगा तो 19 फसलों के 50 रोगों का सही निदान, क्या डायग्नोसिस है, क्या उसमें डिसीज लगी है, वो ये मोबाइल ऐप बता देगी। इसके साथ साथ जो किसान कॉल सेंटर का डाटा है जो 2006 से भारत सरकार ने चलाया है, तो भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका मानना कि संस्थान द्वारा एक और जहाँ कृषि सांख्यिकी में शोध का कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षण और प्रशिक्षण के अलावा किसानों के लिए नए नए अनुप्रयोग कर नवाचार का काम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक और मुकेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कृषि शिक्षा और शोध के मामले में देश और दुनिया में विख्यात श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति व जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर बलराज सिंह ने झंडारोहण किया और परेड की सलामी ली। एसकेएन कृषि महाविद्यालय जोबनेर की सीनियर डिवीजन एनसीसी इकाई के कैडेट्स ने शानदार सेरेमोनियल परेड की प्रस्तुति दी। परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंडर ऑफिसर दीप्ति एवं कैडेट कविता निठारवाल को कुलपति ने बेस्ट कैडेट अवार्ड प्रदान किया। जिन कैडेट्स ने संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में आयोजित ड्रिल, वाद विवाद, क्वार्टर गार्ड एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया, उनको भी कुलपति महोदय ने मेडल प्रदान किए। इस दौरान कुलपति ने कहा कि देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों मेहनत की बदौलत देश में आज हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। आजादी के समय हमारा खाद्यान्न उत्पादन 48 मिलियन टन था, वो आज 317 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कुलपति ने कहा कि बागबानी उत्पादन में भी आज हम अव्वल हैं। हो चुकी है। कृषि शिक्षा और अनुसंधान में भारत लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और आज हम कृषि के अंदर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। आजादी के टाइम पर हमारा खाद्यान्नों का उत्पादन 48 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास था, जो अभी वर्तमान में इस साल 317 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। इसमें जो योगदान है हमारे कृषि अनुसंधान और किसानों का पूर्ण रूप से इसमें योगदान है। इसके अतिरिक्त बागवानी जो बहुत कमजोर कड़ी थी आजादी के टाइम पर, कुल उत्पादन 25 मिलियन मीट्रिक टन से कम था,
आज 347 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है और लगातार पिछले 6-7 साल से बागवानी का उत्पादन, खाद्यान्नों के उत्पादन को पीछे छोड़ते हुए निरंतरता से आगे बढ़ा हुआ है। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रही है। इससे देश और दुनिया में पोषक अनाजों की मांग बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा। इस साल को भारत के अनुरोध पर भारत ने 2018 को राष्ट्रीय मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मनाया, श्री अन्न के वर्ष के रूप में मनाया। लेकिन भारतवर्ष ने जब ये प्रस्ताव संयुक्त संघ के सामने रखा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने, तो उसको ध्वनि मत से पारित किया गया और लगभग 90 देशों ने उसका समर्थन किया। और वर्ष 2023 को हम पूरे विश्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं और भारत में भी हम अलग अलग क्षेत्रों में इसमें अनेक आयोजनों का लगातार निरंतरता से आयोजन कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भले ही वर्षा का दौर थम गया है, लेकिन कुदरत का कहर अभी भी बरकरार है। शिमला के समर हिल क्षेत्र के शिव बावड़ी में हुए भूस्खलन में जहां 3 और शव बरामद किए गए हैं, वहीं कल शाम शहर के कृष्णनगर क्षेत्र में हुए भूस्खलन में 4 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। इस घटना में 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 3 अन्य घायल हैं। इस हादसे में लापता लोगों की मलबे में खोज जारी है। शिव बावड़ी भूस्खलन घटना में भी लापता लोगों को ढूंढने के ऑपरेशन लगातार जारी हैं। कृष्णानगर भूस्खलन मामले में कुछ समय पहले बना शिमला का स्लॉटर हाउस भी शामिल है। शहर की संजोली डली बाईपास सड़क पर बीती देर रात हुए भूस्खलन में आधा दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। राज्य में 2 दिनों के दौरान मानसून से जुड़ी घटनाओं में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में इस साल मानसून की दस्तक से लेकर अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 लोग लापता हैं। उधर कांगड़ा जिले के मंडी क्षेत्र में व्यास की बाढ़ में फंस गए बच्चों और उनके घर वालों को एयरफोर्स की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात के कम होने के बावजूद सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 857 सड़कें, 4288 ट्रांसफार्मर और 899 पेयजल योजनाएं ठप हैं। प्रदेश में मानसून के धीमा पड़ने के बावजूद भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया है। शिमला जिला प्रशासन ने 17 अगस्त को भी जिला में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने की घोषणा की है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। कल से राज्य में मानसून से जुड़ी गतिविधियों में कमी आने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग बांध के साथ लगते क्षेत्रों में पानी भरने के चलते फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य फिर शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना ने 800 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पहुंचा दिया है। इस बीच राजधानी शिमला के कृष्णनगर क्षेत्र में हुए भूस्खलन में अब तक 2 शव बरामद कर लिए गए हैं और राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। शिव मंदिर हादसे में अब तक 12 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि आज तीसरे दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी है। और आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खास खबर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनके स्मृति स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए और मजबूत हो रहा है और अगले साल आम चुनाव में एनडीए ज्यादा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए विपक्ष हताश और निराश है। एआईएडीएम के सांसद एम थम्बीदुरई ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में अगला आम चुनाव लड़ेगी।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं और आने वाले चुनाव में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध बस्तियों को हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने 10 दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। बेंगलुरु में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक में डिजिटल सूचना से संबंधित विभिन्न मुद्दों, नागरिकों को सेवा सुविधा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि विषयों पर चर्चा की जाएगी। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा से कुछ किलोमीटर ही दूर है। बुधवार की सुबह करीब 8:30 बजे इसरो ने चंद्रयान की कक्षा कम करने की प्रक्रिया को पूरा किया। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।